वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से 45 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 40 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको देखें। ये चैनल है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रिसेंट अपडेट्स टाइम से मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, दी एनालिटिकल अप्रोचेज ऑफ द फॉलोइंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैन बी रिगार्डेड एज प्रिकर्सर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एनालिटिकल अप्रोचेज थी थिंकर्स की, इनमें से इन चार थिंकर्स में से कौन सी हैं जिनको हम प्रिकर्सर मानते हैं, मतलब जिसकी वजह से पोस्ट मॉडर्निज्म की शुरुआत हुई है, मतलब ठीक है। तो इसका आंसर बन जाएगा ये, जैसे आपका, जैसे अभी तक आपने वन लाइनर क्वेश्चन देखे थे, आपका जो पेपर आपके सब्जेक्ट कोड का होता है उसमें ऐसे ही फिर सेकंड पार्ट जिसको सेक्शन 2 बोलता हूँ मैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन आने लग जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया हो तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपका क्लिफर्ड गेट्स, फ्रेडरिक बार्थ, रोनाल्ड ईडन, टिम इंगल, ये चारों ही थिंकर्स हम ऑलरेडी पीछे कवर कर चुके हैं। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका ए। चॉइस में जो है एक तो ये क्लिफोर्ड गेट्स और दूसरा बन जाएगा ये फ्रेडरिक बार्थ, ठीक है, यानी कि आपकी चॉइस डी। अब जैसे आपको पता होना चाहिए कि वैसे पोस्ट मॉडर्निज्म होता क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो होता है मॉडर्निज्म, एक होता है पोस्ट मॉडर्निज्म। ऐसे ही एक होता है जैसे वेस्टर्नाइजेशन भी होता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे के क्वेश्चन में है, ठीक है। तो मॉडर्निज्म होता है कि जब हम अपना कोई ट्रेडिशनल हमारे नॉर्म्स हैं जो एक तरह से शैकल्स बन गई हैं हमारी फर्दर डेवलपमेंट के लिए, हम उनको ब्रेक करके नए तरह के फॉर्म्स को एस्टेब्लिश करने लग जाए, यानी कि नई नई ट्रेडिशंस अपनाए लगे, पुरानी को छोड़ के। जो आपकी बाधा आ रही है, ऐसे नहीं कि हर एक ट्रेडिशन को छोड़ दें, उन नई ट्रेडिशंस को अपनाना, उस चीज़ को बोलते हैं मॉडर्निज्म, जो आपकी फर्दर डेवलपमेंट में हेल्प करेंगी, ठीक है ना। मतलब इसमें कुछ नया क्रिएट करते हैं हम। वेस्टर्नाइजेशन में हम बस इमिटेट करते हैं, इसमें हम नया कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म जो होता है उस चीज़ को बोलते हैं जैसे कि जब हम किसी चीज़ को री इंटरप्रेट करने लग जाएं, री अप्रोप्रिएट करने लग जाएं उस चीज़ को। अब जैसे कि हमारे कोई पास्ट में कोई ट्रेडिशंस थी और को री इंटरप्रेट करने लग जाए या फिर री अप्रोप्रिएट करने लग जाए, कि करंट टाइम के अकॉर्डिंग हम पास्ट के जो हमारे एलिमेंट्स थे, ट्रेडिशंस थी, कल्चर ट्रेड्स थे, उनको हम री इंटरप्रेट करें और री अप्रोप्रिएट करें ताकि उनकी हम मॉडर्न डे में उनकी एप्लीकेबिलिटी को यूज़ कर सकें, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म जो थ्योरी थी, इसकी जो थ्योरी थी ये आपकी 1960s में आई थी। कि इस थ्योरी का बेस क्या था कि नो वन कैन ट्रूली बी ऑब्जेक्टिव बिकॉज एवरी वन हैज़ ऑलरेडी ए कल्चरल बायस, ठीक है ना। ये थ्योरी का जो बिलीफ था, कि इस थ्योरी का जो बिलीफ था कि ये मानता है कि कोई भी अपना ट्रूली ऑब्जेक्टिव नहीं है किसी भी सेंस में, हर एक का कोई ना कोई कल्चरल बायस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और उसी के बेस पे ही सारी थ्योरीज बनी है। इसलिए हमको जो पास्ट की जितनी भी थ्योरीज थी उनको री इंटरप्रेट करना पड़ेगा और करंट मॉडर्न डेज के हिसाब से उसको यूज़ में देखना है, ठीक है। जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं आपके, जैसे कि एक तो इसमें ओपिनियंस को, जो जिस सब्जेक्ट को हम स्टडी करते हैं उसके ओपिनियंस को भी महत्व देते हैं, उनके पर्सपेक्टिव क्या था उसकी भी स्टडी करी जाती है ना, उनको एम्फेसिस है इस चीज़ में कि हम उनके ओपिनियंस को, उनके पर्सपेक्टिव को इंक्लूड करना है, ठीक है। और कल्चरल रिलेटिज्म के कॉन्सेप्ट को भी इसमें इम्पोर्टेंस मिलती है काफ़ी। और ये जो पास्ट में जितनी भी यूनिवर्सल थ्योरीज थी उनको ये रिजेक्ट करते हैं, यूनिवर्सल थ्योरीज का रिजेक्शन है इसमें, ठीक है। को ये नहीं मानते कि कोई भी यूनिवर्सल थ्योरी है, क्योंकि इसका ऑलरेडी मैंने आपको बताया बिलीफ क्या है कि हर एक कल्चरल बायस है, तो अपने अपने कल्चर के हिसाब से ही वो अपनी थ्योरी बनाई थी उन्होंने, तो ये नहीं कि यूनिवर्सलिटी के अगेंस्ट है ये चीज़, ठीक है। कि ये नहीं मानते कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप यूनिवर्सली वैलिड नॉलेज को हम आप किसी हर एक सोसाइटी पे उसको अप्लाई कर सको। हाँ। इसके बाद जैसे कुछ थिंकर्स हैं
जो आपको पता होना चाहिए। आपके सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन थिंकर्स हैं पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरीज में। एक तो हैं आपके जैकिस डेरिडा, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक है आपके माइकल फैकॉल्ट, एक है आपके पियर बोर्डियू, ठीक है। और ऐसे तो बहुत सारे हैं, जैसे रिचर्ड रोटी हैं, जीन फ्रेंकोइस लोटार्ड हैं, इमैनुअल लेवेंडस हैं, एक जैसे कि काफ़ी फेमस हैं जिनका नाम जीन बॉडीलार्ड करके है, बॉडीलार्ड, एक एस लेविस्थीग करके हैं, जीक। जिसमें मतलब बहुत सारे पोस्ट मॉडर्निज्म के थिंकर्स हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में मेंशन है वो जैकिस डेरिडा है, माइकल फैकॉल्ट है, पियर बोर्डियू है, ठीक है। तो ये तीन तो आपको अच्छे से याद करनी है। ऐसे फेडरिक जेमसन भी है, लेकिन आपको ये तीन का कंप्लीट डिटेल, इसमें से मैं आपको ऑलरेडी जेकिस डेटा के बारे में करवा चुका हूँ। आज इसके ऊपर एक क्वेश्चन है तो हम इनको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब बाकी ये इनको दूसरे थिंकर्स को देखते हैं फिर से। जो आपके क्लिफर्ड गिड्स हैं, ये इनकी, जैसे ये इनकी पिक्चर है, ये इनकी थिंकर्स है। ये वैसे 1926 से 2006 तक थे, 1926 से 2006 तक थे। 2006 में एक्सपायर हो गए थे। अमेरिकन थे, आपको शक्ल से भी लगा रहा हुआ अमेरिकन है। जब इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट करी थी, जैसे आप भी करोगे मास्टर्स में, जैसे आपने डिजर्शन सबमिट करना होता है ना, तो इनका जो डिजर्शन था वो किस चीज़ पे था कि रिचुअल बिलीफ जो होते हैं कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में, उसके ऊपर उन्होंने एक डिजर्शन लिखा था, जो कि एक रिलीजन है, रिलीजन का नाम है रिलीजन इन मोजोकुटो। ये इनकी बुक का टाइटल था। इसमें इन्होंने रिचुअल बिलीफ के बारे में बात करी थी, एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में रिचुअल बिलीफ कैसे होते हैं, इसी का ये टाइटल हेड था। उन्होंने इसके ऊपर इन्होंने स्टडी करी थी 1956 में, जब ये अपनी पीएचडी कर रहे थे, ठीक है। और ये जैसे मैंने आपको इनकी बुक का नाम भी बताया, एक सेकंड, ये जैसे ये इनकी बुक के नाम है 1960 में रिलीजन ऑफ जावा, 1973 में इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर्स। ये जो इनकी है, ये बाली में जो कोक फाइट होती है उसके लिए काफ़ी फेमस बुक है। कि जैसे इंडिया में भी होती थी, साउथ इंडिया में, अब तो ये इंडिया में भी बैन है, फिर भी इलीगली होती रहती है। कोक फाइटिंग क्या होती है, जैसे कि वो ये एक मतलब एक रिंग में जैसे दो कोक आपस में, जो जैसे मुर्गे मान लो, ये फाइट करते हैं। इसके ऊपर क्या होता है, जो लोग होते हैं बैटिंग करते हैं, और ये बैटिंग कई बार अपने सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से हो जाती है कि अमीर आदमी ज़्यादा बैट करता है, गरीब इतना नहीं करते हैं, तो वो सोशल एंटरटेनमेंट के साथ साथ उनके विक्ट्री और लूजिंग पे सोशल स्टेटस भी आ जाता है। ऐसा नहीं कि इनको जीत के उनका सोशल स्टेटस अप या डाउन हो जाएगा, लेकिन होता है ना, एक रेपुटेशन की बात बन जाती है। तो ये होता था उस टाइम, मतलब इसमें ये इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर्स में एक तरह का ये बताते कि इनका सिम्बोलिज्म और सोशल डायनेमिक्स क्या थी उस टाइम में, ठीक है। ये वर्क्स एंड लाइफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक तरह की इनकी बाइबिलोग्राफी है। इसके अलावा इन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी, एक का नाम है जिसमें से पर्सन, टाइम एंड कंडक्ट इन बाली। ये भी इन्होंने 1966 में लिखी थी। ये भी काफ़ी फेमस सी बुक है, आपको ये भी ध्यान रखनी है। तो इनमें इनके बारे में जैसे मैंने आपको बताया, एक तो आपको याद रखना है कि इनकी जो ये हैं अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इसके साथ साथ जैसे कि इन्होंने सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी में काफ़ी काम किया है। मैंने इनका बताया कि आपको पीएचडी में जैसे इनका टाइटल था ना, कि जो मोजोकुटो में इनका रिलीजन के ऊपर उन्होंने रिचुअल बिलीफ के ऊपर स्टडी करी थी। इसके साथ साथ आपको वैसे जब आप कंप्लीट इसकी बुक में पढ़ते हो तो इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर को पढ़ाना होता है। इसमें कोक फाइट होती है बाली में, उसके ऊपर एक कंप्लीट चैप्टर है, आगे आप आराम से इसको पढ़ोगे। तो इनकी कुछ फेमस पब्लिकेशंस
1960 में रिलीजन ऑफ जावा, 1973 में इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, 1988 में वर्क एंड लाइफ एंथ्रोपोलॉजी एज ए ऑथर, और एक पर्सन टाइम एंड कंडक्ट इन बाली 1966। आपको इन चारों बुक का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंकर आपके इनकम फ्रेडरिक बार्थ का मेंशन आपका क्वेश्चन नंबर 15 में पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं। जो फ्रेडरिक बार्थ हैं, ये इनकी जैसे ये इमेज है इनकी, फ्रेडरिक बार्थ, अब ये थे आपके नॉर्वे के सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, क्या थे नॉर्वे के सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ये आपके रहे 1928 से 2016 में। इनकी एक स्टडी बताई थी मैंने, इन्होंने जो स्वाट वैली है पाकिस्तान में, वहाँ पे एक स्टडी करी थी। ये पाकिस्तान के नॉर्थ में पड़ता है। उसके ऊपर उन्होंने क्या किया था, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस दिया था। ट्रांजैक्शनलिज्म एक कॉन्सेप्ट होता है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस दिया था, ठीक है। एनालिसिस किसके ऊपर दिए थे, ये आपके पॉलिटिकल प्रोसेसेस जो होती हैं वहाँ पे, ठीक है। ट्रांजैक्शनलिज्म क्या होता है कि वही जिसमें कि जो आपकी ट्रांजैक्शंस की वैल्यू है ना, वो सारी चीज़ डेराइव होती हैं आपके कि आपकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है उस चीज़ की। ऐसा नहीं है कि उसमें आपके मोरल्स एथिक्स ये सभी इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस आपकी मॉनेटरी वैल्यू से डेराइव होती हैं। ये इस चीज़ के ऊपर इन्होंने स्टडी करी थी। इसके साथ साथ इन्होंने ये एक दारफुर रीजन है सूडान में, ये भी मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, दारफुर है सूडान में। यहाँ पे इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप और माइक्रो इकोनॉमिक प्रोसेसेस इनकी स्टडी करी थी। एंटरप्रेन्योरशिप और माइक्रो इकोनॉमिक प्रोसेसेस, इन चीज़ की इन्होंने स्टडी करी थी। तो आपको फ्रेडरिक बार्थ के बारे में एक तो क्या कॉन्सेप्ट याद रखना, ट्रांजैक्शनलिज्म का, जो कि इन्होंने नॉर्वे के सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, पाकिस्तान में स्टडी करते हुए ये इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने यूज़ किया था। और एक दारफुर में स्टडी करी थी एंटरप्रेन्योरशिप और माइक्रो इकोनॉमिक प्रोसेसेस के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट थिंकर को देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट थिंकर है रोनाल्ड इंडन, ये इनकी इमेज है। रोनाल्ड इंडन का जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि इनकी बुक थी एक इमेजिनिंग इंडिया करके, इनकी जो एक बुक थी इसे, इनकी जो बुक थी रोनाल्ड इंडन की इमेजिनिंग इंडिया से, ये भी एक ऑलरेडी क्वेश्चन में आ चुकी है, तो आप प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें। इस बुक में ये क्या बताते हैं कि एक क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि कैसे जो अपना साइंस का फील्ड है उसमें जो इंडियन सब्जेक्ट्स हैं ना, उनको एक रैशनल सब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, और ये उनके जो रोल है, जो उनका सपोर्ट है, जो उनके सोशल वर्ल्ड को डेवलप करने में, उसको कम्प्लीटली इग्नोर किया जाता है, ठीक है ना, इमेजिनिंग इंडिया में। और वैसे ये जो हैं आपके इंडोलॉजिस्ट हैं, इंडोलॉजिस्ट वही जो आपके साउथ एशियन स्टडीज़ करते हैं, कंप्लीट साउथ एशियन कंटिनेंट है ना, उसको स्टडी करने के लिए ये जो मेन बुक जिससे ये खुद इंस्पायर थे, उस बुक का नाम है ओरिएंटलिज्म। ये किसने वो लिखी थी, ये आपकी लिखी थी एडवर्ड डब्ल्यू सैड ने, ठीक है। ये बुक थी ना, ये इनकी इंस्पिरेशन थी। इसी बुक के बेस पे इन्होंने ये बुक लिखी थी इमेजिनिंग इंडिया। इस बुक में एक मतलब वैसे एक अपना काम करने से पहले भी एक सर्वे वगैरह कंडक्ट करते रहते थे सोशल साइंटिफिक नॉलेज के बेसिस पे। फिर ये बताते हैं कि कैसे इनकी जो ये नॉलेज है कॉलोनियल टाइम्स में, कि कैसे इन्होंने सोशल वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस किया वहाँ पे। और इस बुक में ये क्या बताते हैं कि ये जितनी भी स्कॉलरशिप ये देते थे स्टूडेंट्स को, ये सारी वेस्ट हो गई थी, फेल हो गई थी, क्योंकि ये कभी भी इंडियंस को रैशनल सब्जेक्ट नहीं मानते थे, और ये उनको कभी ये नहीं मानते थे कि ये इंटेलिजेंटली इन्वॉल्व हैं इनके सोशल वर्ल्ड को क्रिएट करने में, ठीक है ना। मतलब ये सब मानते थे कि ब्रिटिश सारा क्रेडिट खुद को ही देते हैं, और अपनी कॉलोनीज़ में जो इंडिविजुअल्स हैं उनको कभी इन्वॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो आखिरी थिंकर बचे हैं टिम इंगोल्ड, ये उनकी फ़ोटो है, इनके बारे में और देख लेते। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं,
टिमोथी इंगोल्ड। ये 1948 में इनका बर्थ हुआ था, अभी तो हैं लिविंग कंडीशन से, ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। एक सेकेंड, ये क्या है आपके, ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ये इसलिए बताता हूँ आपको क्योंकि आपको आइडिया होना चाहिए किस फील्ड में काम कर रहे हैं। ये सोशल फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और जैसे कि इनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया था कि इन्होंने जितने भी कॉन्सेप्ट किए हैं, जैसे कि इन्होंने क्रिएटिविटी पे, आर्किटेक्चर पे, स्किल प्रोसेसेस पे, लैंग्वेज पे, टेक्नोलॉजी पे, एनवायरमेंटल जो परसेप्शन होता है उस पर, उन सारों का जितना भी काम किया ना, वो उसका क्या था, मेन चीज़ थी विदाउट रिड्यूसिंग टू वन अनदर। इन्होंने स्टडी करी थी कि एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट पे कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं आने दिया था उन्होंने, कि हर एक की इम्पोर्टेंस अपने अपने इक्वल लेवल पे, ठीक है ना। और इनका एक फेमस बुक थी जो इनके करियर से रिलेटेड थी, कि जो इनके करियर से रिलेटेड एक बुक थी, साइंस टू आर्ट, साइंस टू आर्ट एंड बैक अगेन। मतलब एक तरह का पेंडुलम की तरह है, कि इसको नहीं, ये नाम भी बोलते हैं द पेंडुलम ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इसमें इन्होंने अपना कंप्लीट करियर को बताया है समराइज़ करके, कि कैसे ये साइंस के फील्ड से आर्ट के फील्ड में, फिर वापस साइंस के फील्ड में अपना काम करते हैं, ठीक है। ये आपके टिमोथी इंगोल्ड थे। क्या याद रखना है कि इसकी एक लाइन ही याद रखोगे आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद रह जाएगा, विदाउट रिड्यूसिंग टू वन अनदर। कि जितने भी फील्ड में इन्होंने काम किया है उन सारों की इक्वल इम्पोर्टेंस थी, किसी भी फील्ड को आप अपना डिवैल्यू नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ये डी, कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म थे इनमें से किसका इन्वॉल्व, इनको प्रिकर्सर मानते हैं, आपका क्लिफोर्ड गिब्स और फ्रेडरिक बार्थ को प्रिकर्सर मानते हैं ये, ठीक है। कंप्लीट हो गया आपका एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ डोमिनेंट कास्ट। अब ये डोमिनेंट कास्ट और वेस्टर्नाइजेशन, ये आपके कॉन्सेप्ट दिए थे एम श्रीनिवास ने। ये आपके थिंकर आपके सिलेबस बुक में मेंशन भी है, तो आपको इनको अच्छे से करना है। इसके साथ साथ इन्होंने संस्कृताइजेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया था, इसको भी आज ही देखेंगे हम। ये पर्कुलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये पर्कुलाइजेशन वर्सेस यूनिवर्सलाइजेशन मैं आपको ऑलरेडी करवा भी चुका हूँ। ये दिया था मैकी मैरियट ने, और अनटचेबिलिटी तो सभी को पता है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर है उन्होंने इस पर काफ़ी बुक भी लिखी है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि एम श्रीनिवास के बारे में देखते हैं। इंजीनियरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन एक्सेलरेट द प्रोसेस। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन में ऑफ संस्कृताइजेशन आएगा ना, कि कौन से फैक्टर हैं ये एक्सेलरेट करेंगे प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन को। तो आपका पर्कुलाइजेशन नहीं करता है, अनटचेबिलिटी नहीं करता है, वेस्टर्नाइजेशन भी नहीं करता है, तो आपका इसका आंसर बन जाएगा डोमिनेंट कास्ट। मैं आपको अभी कंप्लीट डिटेल में बताता हूँ, पहले हम एम श्रीनिवास के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो आपके एम श्रीनिवास हैं, आपको पूरा नाम इनका पता होना चाहिए वैसे तो, मैसूर, कहीं एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैसूर सिम्हाचर श्रीनिवास, ठीक है। ये इनका पूरा नाम था। इनको 1977 में पद्म भूषण भी मिला था। ठीक है, पद्म भूषण अवार्ड मिला था इनको 1977 में। ये इनकी कुछ पब्लिकेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए सारी। कि मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर 1942, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स
1952, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर ऐसे 1962 में लिखे थे। द रिमेंबर्ड विलेज ये काफ़ी फेमस है, 1976 में लिखी थी। फिर है इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग 1998 में। विलेज कास्ट एंड जेंडर मेथड 1998 में। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966 में। डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस 1986 में। डायमेंशन ऑफ सोशल चेंज ये 1977 में। तो आपको ये सारी बुक्स आपको जो एम.एन. श्रीनिवास की हैं इनको याद रखना है। इनकी बुक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि किसने ये बुक लिखी थी। तो जैसे मैंने आपके ये बुक के टाइटल भी ऐड किए हुए हैं कि देख रहे हैं कि रिलीजन सोसाइटी अमंग द पुअर्स ऑफ साउथ इंडिया बाय श्रीनिवास, डोमिनेंट कास्ट, और ये जैसे कि सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये इनकी बुक के हैं। आप इनका टाइटल कहीं भी दे सकते हो। ये मैरिज एंड फैमिली लिखी थी इन मैसूर के ऊपर। ये जैसे कि कोहेसिव रोल ऑफ संस्कृताइजेशन अदरस, ये सारी इन्हीं की पब्लिकेशन है। ठीक है, तो थोड़ा सा इनके बारे में और देखते हैं। ये जो बुक लिखी थी ना इन्होंने, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स इन 1952 में, इस बुक में ये इन्होंने इस वर्ड को मेंशन किया, संस्कृताइजेशन को। इससे पहले ये वर्ड जो यूज़ करते थे ब्राह्मणाइजेशन यूज़ करते थे। मैं भी आपको बताता हूँ क्यों यूज़ करते थे। दरअसल जब ये स्टडी कर रहे थे, ये मैसूर में, कुर्ग मैसूर में जगह है ना, जब ये मैसूर में स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो अपना सोशल स्टेटस को अप करने के लिए, मतलब कास्ट हायरार्की में ऊपर जाने के लिए, वो अडॉप्ट करने लगे हैं ऐसी कल्चर प्रैक्टिस जो ब्राह्मण लोग यूज़ करते थे। ठीक है ना, ब्राह्मण से जो कल्चर्स प्रैक्टिस जो उन्होंने देखी सीखी वो अपने कल्चर में अडॉप्ट करने लगे। इसी चीज़ को उन्होंने जो कॉन्सेप्ट का नाम दिया था, इन्होंने ब्राह्मणाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था कि लोग ब्राह्मण की तरह बनने की सोच रहे हैं अपने सोशल स्टेट, मतलब एक तरह का एक वर्ड होता है कास्ट, जो आपकी कल्चरल मोबिलिटी है। ठीक है ना, ये वर्ड यूज़ किया था इन्होंने, कल्चरल मोबिलिटी, कि जो अपने ट्रेडिशनल कल्चर सोशल, जो अपना ट्रेडिशनल कास्ट स्ट्रक्चर है उसमें अपनी हायरार्की को अप करने के लिए वो इमिटेट या अडोप्ट करने लगे हैं ब्राह्मण ट्रेडिशंस को, कल्चर्स को। इस चीज़ का नाम दिया उन्होंने ब्राह्मणाइजेशन, जो बाद में यूज़ होने लगे एज ए संस्कृताइजेशन। ठीक है ना, ये कौन सी बुक में था, रिलीजन सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स 1952 में। इस चीज़ को इन्होंने एक्सप्लेन भी किया था। अब आपको इसका संस्कृताइजेशन के बारे में थोड़ा और पता होना चाहिए कि इसमें जैसे एक तो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी बताई कि श्रीनिवास क्या बोलते हैं, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ लोअर कास्ट और ट्राइब और एनी अदर ग्रुप चेंजेस इट्स रिचुअल्स, कस्टम्स, आइडियोलॉजी, यानी कि वे ऑफ लाइफ, जिसमें आपका सोशल, इकोनॉमिक, लिविंग पैटर्न सब आ जाते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ हायर और मोर ऑफन ट्वाइस वन कास्ट। ठीक है, ये डेफिनेशन दी थी आपकी एम.एन. श्रीनिवास ने। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, जो है इसमें है करेक्टरिस्टिक्स में, कि एक तो प्रोसेस ऑफ इमिटेशन थी इसमें, इमिटेशन, इसके साथ साथ कि प्रोसेस ऑफ कल्चरल चेंज, जो मैंने कल्चर मोबिलिटी वर्ड यूज़ किया था इन्होंने, कल्चरल चेंज या फिर मोबिलिटी। ठीक है, एक जैसे वर्ड होता है डिसंस्कृताइजेशन, ये इन्होंने वर्ड जो यूज़ किया था कि ये उन ब्राह्मण लोगों के लिए यूज़ किया था जो ब्राह्मण बाद में मीट और लिक्वर कंज्यूम करने लग गए थे, उनके लिए जो वर्ड लिखा था डिसंस्कृताइजेशन, मतलब कि उन्होंने अपना ब्राह्मण पद्धति को छोड़ दिया है। ये एक बात का आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसमें सिर्फ आपका जो है ना सोशल स्टेटस को चेंज करने की बात करी है ना, कास्ट हायरार्की में जो इनका सोशल स्टेटस पड़ता है उसको चेंज करने के लिए इन्होंने बात की है, ना कि इनको ने अपना सोशल स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए। मतलब सोशल स्ट्रक्चर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे जो उनका सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो उनके बिलीव्स हैं, फेथ्स हैं, वो सारे तो वो करेंगे, लेकिन क्योंकि उनको अपना सोशल स्टेटस भी राइज करना है, जो सोशल स्टेटस लो होने की वजह से लोग काफ़ी सारे पहले के ज़माने में वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती नहीं थी, तो उसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सोशल स्टेटस को राइज करने के लिए ये सारी चीज़ें करनी शुरू करी थी। ठीक है ना, इसी चीज़ को बोलते हैं संस्कृताइजेशन। जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट है। कि डोमिनेंट कास्ट किसको बोलेंगे,
कि एक मतलब डोमिनेंट कास्ट के पास क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक तो उसके पास कल्टिवेबल लैंड का अच्छी खासी अमाउंट होनी चाहिए, अच्छी खासी कल्टिवेबल मतलब साइज जो होना है इनकी कल्टिवेबल लैंड का ज़्यादा होता है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में होनी चाहिए। इसके साथ साथ इनका जो लोकल कास्ट हायरार्की होती है उसमें इनका उच्च स्थान होना चाहिए। ठीक है, लोकल कास्ट हायरार्की में अपर प्लेस होना चाहिए इनका, तभी उस कास्ट को क्या बोलेंगे, डोमिनेंट कास्ट। ठीक है, जो आपका वेस्टर्नाइजेशन है, अभी जैसे ये हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, वेस्टर्नाइजेशन जो वर्ड होता है उसमें पिछले हमने देखा था मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म में। आज हम देखते, अभी इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं आपका वेस्टर्नाइजेशन वर्सेस ये जो आपका मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये वर्ड को खाली स्पेस नहीं क्या, चलो यहीं देख लेते हैं। जो वेस्टर्नाइजेशन होता है ना, इसमें जनरली हम इमिटेट करते हैं अदर कल्चर्स को। ठीक है ना, एक तरह की इमिटेशन वाली फीलिंग होती है, यानी कि कुछ ना कुछ आप अडोप्ट कर रहे हो, कुछ डेवलप नहीं कर रहे हो, बस आप अडोप्ट कर रहे हो। लेकिन जो मॉडर्नाइजेशन होता है, उसमें आप डेवलप करते हो चीज़ों को, आप अपने ट्रेडिशंस को, अपने कल्चर्स पैटर्न को डेवलप करते हो। जैसे कि मान लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकती है आपकी, वो आपका कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सकती है आपकी, अदर फॉर्म ऑफ जैसे अर्बनाइजेशन है। अर्बनाइजेशन आपका मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, ये एक तरह का एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बोल सकते हैं आप इसको, एक तरह का क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। जबकि ये क्या है, ये आपका अडॉप्शन और इमिटेशन है। ये न्यूट्रल होता है जनरली, लेकिन इसमें क्या होता है, ये आपको पॉजिटिव होता है। इसको हम जनरली गुड मानते हैं किसी सोसाइटी के लिए, अगर कोई मॉडर्न हो रही है यानी कि गुड है। क्योंकि इसमें क्या करते हैं कि अपने वो ये कल्चर जो बिलीफ जो होते हैं, मैंने आपको बताया कि उसमें थोड़ा जो बाधा बनने लगी है उनको अडॉप्ट करने लग गए हैं लोग। ठीक है ना, अब ये जो कॉन्सेप्ट दिया था मैंने आपको बताया, ये कॉन्सेप्ट आपको वेस्टर्नाइजेशन का तो श्रीनिवास ने दिया था, लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट है आपका मॉडर्नाइजेशन का, ये डेनियल लर्नर करके नाम है, डेनियल लर्नर, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था। ठीक है, और जैसे वेस्टर्नाइजेशन का एग्जांपल इंडिया में आपने काफ़ी न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट देखा ना, कि बहुत सारी जो जॉइंट फैमिलीज हैं उनका डिक्लाइन हो गया है, मैरिज जल्दी ब्रेक होने लगे, ये सारे मतलब वेस्टर्नाइजेशन है। इसका इम्पैक्ट न्यूट्रल भी होता है, इसके साथ साथ इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, जो ये इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, जो आपका पर्कुलाइजेशन है, इसे भी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। जो पर्कुलाइजेशन वर्सेस हमने यूनिवर्सलाइजेशन देखा था, कि जब कोई, जैसे इससे पहले हमने एक और कॉन्सेप्ट देखा था, जैसे ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन का। जो ग्रेट ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट था, इसमें देखा था जो अपर कास्ट के मतलब जो बहुत वाइड स्केल पे फैला हुआ है, अपर कास्ट के द्वारा, अपर हायरार्की के द्वारा भी यूज़ किया जाता है। लिटिल ट्रेडिशन इतना लोअर हायरार्की में फेमस होता है, उनके द्वारा अपर कास्ट के द्वारा कम यूज़ किया जाता है। तो इसका जो ग्रेट ट्रेडिशन लिटिल कॉन्सेप्ट, ये लिटिल ट्रेडिशन का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था आपका रॉबर्ट रेडफील्ड ने, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। रॉबर्ट रेडफील्ड भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जो अपर ये जो प्रोकलाइजेशन और यूनिवर्सलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था, ये आपका मैक मैरियट ने दिया था। इनको भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इनकी जो बुक का नाम वैसे आपको ध्यान रखना हो तो, जिस बुक में ये कॉन्सेप्ट दिया था उसका नाम था लिटिल कम्युनिटीज़ इन इंडिजीनियस सिविलाइजेशन। इन इंडिजीनियस सिविलाइजेशन। ठीक है, इस बुक के अंदर इन्होंने पर्कुलाइजेशन और यूनिवर्सलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। अब ये पर्कुलाइजेशन क्या होता है,
जैसे कि जब कोई आपका कल्चरल ट्रेट सोसाइटी के अपर स्ट्रेटा के द्वारा यूज़ किया जाता है और वो बाद में फिल्ट्रेट, मतलब कि एक तरह से बाद में वो ही सेम कल्चरल ट्रेट आपको लोअर कास्ट में या लोअर स्ट्रेटा में भी दिखने लग जाए, ये आपकी अपर क्लास हो गई। मतलब कि कोई ऐसा कल्चरल ट्रेट है वो अपर क्लास तो एंजॉय करती है, बाद में टाइम के साथ साथ वो लोअर कास्ट के लोग भी उसको यूज़ करने लग गए हैं। इस चीज़ को बोलते हैं परकुलाइजेशन। अब इसमें क्या हो सकता है, मान लो कि एग्जांपल के तौर पे कि अपर कास्ट के लोग बीटेक करते हैं इनिशियली, क्योंकि एजुकेशन होने के बाद से, बाद में लोअर कास्ट के लोग भी जो उन्होंने बीटेक करना शुरू कर दिया, तो ये क्या हो गया, एक तरह से प्रोकलाइजेशन ऑफ कल्चरल ट्रेट हो गया। अब ये तो वैसे एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी कल्चरल ट्रेट में, जैसे कि कोई पूजा की पद्धति हो गई या फिर कहीं आना जाना हो गया, ये ना कि जैसे श्रद्धालु कहीं जाते हैं, वो सारी चीज़ होती हैं। तो ये हो गया पर्कुलाइजेशन। इसी का रिवर्स को बोलते हैं यूनिवर्सलाइजेशन। जब कोई ऐसी चीज़ या ऐसा कोई कल्चरल ट्रेट जब लोअर क्लास से अपर क्लास की तरफ यूज़ होने लग जाए, कि उसमें जब कब सोशल आपके जो सारे एलिमेंट हैं उन सारे ही एलिमेंट के द्वारा सेम कल्चरल ट्रेट जब यूज़ किया जाए, उस चीज़ को बोलते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ दैट कल्चरल ट्रेट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने जब ये अपना किशनगढ़ी विलेज है यूपी में, वहाँ पे जब स्टडी कर रहे थे, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने। ठीक है, वहाँ पे स्टडी करते हुए मैकिम किरण ने इसके ऊपर ये बुक लिखी थी, लिटिल कम्युनिटीज़ इन इंडिजिनस सिविलाइजेशन। उसमें ये कॉन्सेप्ट को ये एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है, नेक्स्ट जैसे अनटचेबिलिटी है कि ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि इसके बारे में हमने पहले भी देखा कि किसी की रिलीजन, रेस, कास्ट के बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये आपकी DPSPs में भी मेंशन है अनटचेबिलिटी। अब ये पूछ रखा है क्वेश्चन में कि कौन सी आपकी संस्कृताइजेशन की चीज़ को एक्सेलरेट करती है। अब जैसे कोई अनटचेबिलिटी प्रोसेस होगी, वो थोड़ी ना आपके संस्कृताइजेशन को कॉन्सेप्ट हेल्प करेंगी, ये गलत हो गया। पर्कुलाइजेशन भी जैसे उसमें तो क्या है, ट्रेडिशंस का लोअर से अपर से लोअर में डिफ्यूज़ होना है, तो वो भी नहीं होगा। वेस्टर्नाइजेशन भी नहीं है। तो डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट यही है कि जब कोई लोअर कास्ट अपना वही ना उसको इमिटेट करेगी अपर कास्ट को, तभी तो वो चीज़ उसको एक्सेलरेट होगा संस्कृताइजेशन को। तो आपका आंसर बन जाएगा डोमिनेंट कास्ट। ठीक है, इस तरह हमने M.N. श्रीनिवास को भी कंप्लीट कर लिया, उनकी सारी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो आपका ये पियर बोर्ड, ये मैंने आपको पहले बताया, ये पोस्ट मॉडर्निज्म में आपके सिलेबस में मेंशन भी है, UGC के में पोस्ट मॉडर्निस्ट है। ये बता रहे हैं कि पोस्ट बोर्ड, ये जो पियर बोर्ड है, एनालाइज डिफरेंट फेसेट ऑफ ये है कि इन्होंने ये पोस्ट बोर्ड, ये पियर बोर्डे एनालाइज डिफरेंट फेसेट ऑफ कैपिटलिज्म विच इंक्लूड्स, कि इन्होंने कौन कौन सा ये कैपिटलिज्म के अलग अलग कौन कौन से ये दिए थे इन्होंने, ह्यूमन कैपिटल, सोशल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल, सिम्बॉलिक कैपिटल। तो ये आपकी 4 चॉइसेस है नीचे, कि ये कम्बिनेशन में आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सा कम्बिनेशन ये हमने यूज़ होता है। तो पहले हम इनके बारे में देख लेते हैं। समझ गए कि सोशल कैपिटल क्या है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल मल्टी लेवल मार्केटिंग हो सकता है, लॉबिंग हो सकता है। लॉबिंग पॉलिटिशियंस के द्वारा यूज़ की जाती है, ट्रेड यूनियंस के द्वारा यूज़ की जाती है। जो आपका कल्चरल कैपिटल है, ये मैंने आपको बताया जैसे कि जो स्किल्स और क्वालिफिकेशन है, ये एक तरह से आपके सिम्बॉलिक और इकोनॉमिकल एसेट्स को ट्रांसफॉर्म करके आप कल्चरल इसमें यूज़ कर सकते हो। इकोनॉमिक का जैसे कि मैंने आपको बताया, वही है आपका मेटेरियल एसेट्स को आप मॉनेटरी टर्म्स में इमीडिएटली उसको यूज़ कर सकते हो। एक बाद में नई तरह का जो कैपिटल डेवलप हुआ था वो सिम्बॉलिक कैपिटल था। इसमें क्या होता था कि ये जैसे कि इसमें उसको जैसे सिम्बॉलिक, जैसे कि प्रेस्टीज होती है, ओनर होता है, अटेंशन होती है। जैसे अब मान लो किसी को पद्म भूषण मिल गया या पद्मश्री मिल गया या कोई जनरल अवार्ड मिल गया, सोशल वर्क करने पे अवार्ड मिल गया, कोई चैरिटी करने पे अवार्ड मिल गया, वो क्या है,
वो उनका सिंबॉलिक एसेट्स हैं। भले ही उनसे उनको इनिशियली डायरेक्टली कोई पैसा ना मिले, लेकिन उस चीज़ को इन्फ्लुएंस करके ये बाद में दूसरे लोगों के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये खुद एक सिंबल बन गए हैं एसेट का, ठीक है ना। जैसे जैसे रिस्पेक्टेबिलिटी और रेपुटेशन होते हैं ना, रिस्पेक्टेबिलिटी है, रेपुटेशन है, ये एक्वायर कर लेते हैं। अब जैसे कांग्रेस में अपनी हिस्ट्री में पढ़ा होगा, महात्मा गांधी काफ़ी इन्फ्लुएंसिव डिसीजन लेते थे, ठीक है ना। तो वो क्या थे, सिंबॉलिक एसेट्स थे वो, समझ गए ना। नेक्स्ट देखते हैं। ये तो आपको समझ आ गया ना सारा कि फॉर्म्स ऑफ कैपिटल, ये 1986 में इनकी बुक थी, फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे आपके। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैपिटल के जो इन्होंने मेंशन किया था, सोशल कैपिटल को पढ़ लिया, कल्चरल कैपिटल को, सिंबॉलिक कैपिटल इन्होंने मेंशन नहीं किया था। ह्यूमन कैपिटल देख लिया। ये ह्यूमन कैपिटल वही कि आप ह्यूमंस को यूज़ करना। तो पियर इसमें कौन कौन से ये हो गए आपका, ये BCD आ जाएगा। ह्यूमन कैपिटल अलग होता है, तो इन्होंने खुद ने ये दिए थे सोशल कैपिटल और कल्चरल कैपिटल, इसके साथ इकोनॉमिक कैपिटल दिया था। बाद में सिंबॉलिक कैपिटल भी यूज़ होने लग गया था, ठीक है। तो इसका आंसर बन जाएगा BCD। ह्यूमन कैपिटल वही होता है कि एक ह्यूमन को एज ए रिसोर्स यूज़ करना, ये ह्यूमन कैपिटल हो गया। अब जैसे इसका सबसे बैड एग्जांपल ट्रैफिकिंग मानते हैं वैसे तो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ये कॉन्सेप्ट सभी को पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ दी ऑल वर्ल्ड सोसाइटीज़ ग्लोबलाइजेशन है। अब जैसे ट्रेड गुड्स हैं, ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन में हेल्प करती हैं, इंफॉर्मेशन हेल्प करती है, इन्फेक्शियस डिजीज़ भी जैसे कोरोना था, ग्लोबलाइज डिजीज़ थी। ह्यूमन राइट्स ग्लोबलाइजेशन नहीं है, ये नेशन टू नेशन वेरी करते हैं, ठीक है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, तो इसका आंसर बनाएगा ABC बन जाएगा, यानी कि आपका क्वेश्चन A, चॉइस A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट टू द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब ये पूछ रहे हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। वैसे आप अगर पॉलिटिक्स नहीं पढ़ा है तो कम से कम बेसिक तो पढ़ाना चाहिए कि DPSP कहाँ आते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं आपके पार्ट 3 में आते हैं, कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ऐसे DPSP आपके किस में आते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इनके आर्टिकल्स भी पता होने चाहिए, ठीक है। अब ये पूछ रहे कि जैसे आर्टिकल्स में कि कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो DPSP जो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है उससे रिलेट करते हैं, और ये किससे रिलेट किया, ST से रिलेटेड। तो आर्टिकल 330, 330, आर्टिकल 332, आर्टिकल 333, 342। तो आपका जो 330 है ये रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स है आपकी लोकसभा में, SC STs की जो सीट रिजर्व है उसके बारे में है, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है ना आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, ये मेंशन है कि उनको सोशली और उनको पॉलिटिकली उनको एडवांसमेंट करना है। तो उसी में ये आर्टिकल का मेंशन है आपके कि SC STs का रिजर्वेशन होगा लोकसभा की सीटें। और आर्टिकल 332 में जो है आपकी जो विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो SC STs की सीट होती है उनका रिजर्वेशन है। जो आपका आर्टिकल 342 है इसमें डेफिनेशन ऑफ SCs है कि किसको हम SC कंसिडर करते हैं, ठीक है। जो आर्टिकल 330 है अब तो ये एलिमिनेट हो गया, पहले की जो एंग्लो इंडियन की सीट्स थी उसके रिजर्वेशन के बाद मैं बात करता था, ठीक है। तो इसकी जैसे नीचे चॉइसेस को देखते हैं कौन कौन सी चॉइस बनेंगी, कि आपका 3 हट जाएगा, आपका बन जाएगा A, B और D। हाँ ये चॉइस C है आपकी, ये आंसर बन जाएगा। तो ये समझ में आ गया ना कि 330 में किस चीज़ का मेंशन है, SC STs की आपकी जो पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा में जो आपकी सीट्स हैं उसके रिजर्वेशन के बारे में, आर्टिकल 332 में राज्यसभा के बारे में,
इसमें एंग्लो इंडियंस का था, ये तो अब कट गया है। इसमें डेफिनेशन ऑफ एसेज है। ठीक है, ये आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। कल हम आगे के 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसे आपको अभी एक्सप्लेनेशन से भी पता चल रहा है कि मैंने आपके बहुत सारे थिंकर्स को ऑलरेडी कवर करवा दिया है आपके सिलेबस से। अगर आपने उनको अच्छे से किया होगा ना, कल को उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं ना, तो आप उनको डिस्कस कर पाओगे। जैसे आपके ओवरऑल सिलेबस में अप्रोक्स 41 थिंकर्स हैं उन, और इसके साथ साथ 16 ऐसे थिंकर हैं जो सिर्फ इंडियन सब कंटिनेंट में बिलोंग करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बार्थ को डिस्कस कर चुके हैं, फ्रेडरिक बार्थ को, जैकिस डेरिडा को डिस्कस कर चुके हैं, इसके साथ ट्रिनेटो जोल्डो को डिस्कस कर चुके हैं, और ये मैरलिस टेथरन था उनको डिस्कस कर चुके हैं, गेट्स को डिस्कस कर चुके हैं, आरसी ब्राउन को, डगलस को, रूथ बेनेडिक्ट को, और मैकी मैरियट को, बेली को। मतलब हम बहुत सारे थिंकर्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो आपके सिलेबस में हैं। और जैसे इंडियन थिंकर्स में हमने एम श्रीनिवास को डिस्कस कर लिया अभी, जबकि बहुत रिसेंट सिलेबस में ऐड हुआ था, और सॉरी जो आपके सिलेबस में है और बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं इनका। ठीक है, अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप देखना कि आपको कितने ईजिली वो सोल्व कर पाओगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।